किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन कब से शुरू हुआ। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, मतलब औद्योगिकरण। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का बनना और अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट होना, एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर में कन्वर्ट करना, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो जिस एज में हैंडमेड गुड का मैन्युफैक्चर बहुत कम हो गया था और इंडस्ट्रीज, मशीन्स, फैक्ट्री, टेक्नोलॉजी ये सब एकदम से डेवलप हो गए थे, तो उसी को एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। मेनली 1760 से 1840 का जो पीरियड था उसी को एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाउन ऑफ द सेंचुरी। ये एक मैगजीन का कवर पेज था जिसमें एक गॉडेस अपनी सेंचुरी का फ्लैग लिए एक व्हील के ऊपर खड़ी है, जो व्हील टाइम को दर्शाता है। और उनके बैकग्राउंड में पीछे की तरफ बहुत सारी मशीन्स, रेलवे, प्रिंटर, ईटीसी दिखाई दे रहे हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को दर्शाते हैं। ऐसे ही दूसरी मैगजीन का कवर पेज था जिसमें ऊपर की तरफ अलादीन अपने चिराग से इमेजिनेशन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, और नीचे की तरफ एक टेक्नोलॉजी से एक मैकेनिक अपनी टेक्नोलॉजी से, एक वर्कर है ये तो अपनी टेक्नोलॉजी से, मतलब रियल में, वर्चुअल नहीं, कोई रियल में इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है। तो ये दोनों में, एंशियंट टाइम में और करंट टाइम में, दोनों में डिफरेंस को दर्शाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पीपल हैंडमेड गुड एंड प्रोडक्ट का यूज़ करते थे। उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट नहीं था क्योंकि फैक्ट्री नहीं होती थी, तो एम्प्लॉयमेंट कम था। और रूलर पावर में थे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। प्राइस चीज़ों के बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वे हैंडमेड होती थी, मतलब कैजुअल होती थी वे। तो कॉमन पीपल उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते थे, मतलब खरीद नहीं पाते थे उनको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइज ऑफ फैक्ट्रीज। द फर्स्ट फैक्ट्री ओपन इन इंग्लैंड इन द 1730। जो वर्ल्ड की फर्स्ट फैक्ट्री थी वो इंग्लैंड में ओपन हुई थी 1730 में। और कॉटन साइंबल था न्यू एरा का वहाँ पर। एंड 18th सेंचुरी में इन्वेंशंस जो थे बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे थे और प्रोडक्शन प्रोसेस में एक नई बुलंदी आ गई थी। रिचर्ड ओकराइट ने आउटलाइन तैयार की उसके बाद कॉटन मील की। एंड 19th सेंचुरी में टेक्नोलॉजिकल मशीन भी सेट की गई और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज। 1840 से इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। और फ्लोरिशिंग इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटेन वर द कॉटन इंडस्ट्री, जो बहुत ज़्यादा लगने वाली इंडस्ट्री थी इंग्लैंड में उस टाइम पर, ब्रिटेन में, वो थी कॉटन इंडस्ट्री। एंड जेम्स वोट ने स्टीम इंजन इम्प्रूव किया था जब ही उसी टाइम पर, तो न्यू कोमेन द्वारा किया गया था वो, जिसका पेटेंट दर्ज किया गया था 1871 में। और 19th सेंचुरी की शुरुआत में ही 321 स्टीम लोकोमोटिव्स थे इंग्लैंड में, मतलब टोटल 320 स्टीम इंजन्स थे इंग्लैंड में। और 80 इंजन्स जो थे वे कॉटन इंडस्ट्रीज में थे, 9 वूल इंडस्ट्री में थे, और जो बचे हुए थे वो माइनिंग वगैरह में यूज़ होते थे। तो नेक्स्ट हमारा मैनुअल लेबर एंड स्टीम पावर। उस टाइम पे ह्यूमन लेबर का विक्टोरियन ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा कमी थी, मतलब ह्यूमन लेबर नहीं मिल पाती थी वहाँ पर। तो पुअर फार्मर्स जो थे और आर्टिजन्स थे वे सिटी में जाने लगे थे उस टाइम पे, क्योंकि लेबर की कोई ऐसी खास ज़रूरत भी नहीं थी, तो वे सिटीज़ में अपना काम ढूंढने के लिए जाने लगे थे। तो वेज जो थी वहाँ पर वो कम हो गई थी क्योंकि वर्कर्स ज़्यादा हो गए थे। उसके ही परिणाम स्वरूप इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ थी बहुत सारी, उनको कम पैसों में ही ज़्यादा लेबर मिल जाती थी। इसी टाइम पर इलाइट एंड रिच पीपल जो होते थे हैंडमेड गुड्स को पसंद करते थे क्योंकि वो ब्यूटीफुल होते थे, रिफाइंड होते थे एंड वेल डिजाइंड होते थे। लाइफ ऑफ द वर्कर्स। तो उस टाइम पे वर्कर्स जो थे वे कमी में थे, मतलब बहुत कमी हो गई थी उनकी, जिसके कारण लैक्स ऑफ पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम विलेजेस, मतलब विलेजेस से सिटीज़ की तरफ गए जॉब के लिए। ये जॉब मिल जाएगी वहाँ पर गए ना, सिटी के लिए इस तरफ लाखों लोग गए थे उस टाइम पे। तो वे सीजनल इंडस्ट्रीज में वर्क करते थे जिससे उन्हें एक लंबे टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता था। मतलब उन्हें एक सीज़न में वर्क मिल गया और फिर जैसे 6 महीने वर्क मिल गया और 6 महीने अनएम्प्लॉयमेंट रहे, तो ऐसे उनको रहना पड़ता था। उस टाइम पे रिसीजन इन 1830 में रिसीजन हुआ जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट
35 to 75% तक बढ़ गया था। वैन द स्पिनिंग जेनी मशीन्स बिगेन टू यूज इन द वूल इंडस्ट्री, जब स्पिनिंग जेनी मशीन्स वूल इंडस्ट्री में यूज़ होने लगी उस टाइम पे वुमेन का जो रोज़गार था वो बंद हो गया था, मतलब उनको काम नहीं मिलता था, जिससे कि वुमेन्स जो थी वो अटैक करने लगी थी उन मशीन्स पे। ये वो स्पिनिंग जेनी मशीन है जिसने वुमेन के एम्प्लॉयमेंट को बंद करा दिया था। इसके कारण बहुत सारी वुमेन्स का, बहुत सारी औरतों का जो एम्प्लॉयमेंट था वो बंद हो चुका था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, मतलब कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे चल रहा था। तो एज ऑफ इंडस्ट्रियल इन इंडियन टेक्सटाइल हमें देखना है, मतलब इंडिया में जो टेक्सटाइल की एज थी कैसे चल रहा था वो। तो सिल्क एंड कॉटन जो थे वे एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से इंटरनेशनल टेक्सटाइल मार्केट में। इंडियाज मेरीटाइम ट्रेड वॉज डन थ्रू द मेन पोर्ट्स ऑफ द ईस्ट, ईस्ट के पोस्ट से ही इंडिया की जो ज़्यादातर ट्रेड थी वो की जाती थी उस टाइम पर। सूरत का पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट था इंडिया का, और मशीन्स आने से पहले रहा ये। एंड व्हाट हैपन टू द वीवर्स, मतलब वीवर्स का क्या हुआ। तो इंडिया टेक्सटाइल एक्सपोर्ट डिड नॉट डिक्रीज आफ्टर द 70-60 के बाद इंडिया का जो टेक्सटाइल था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो एफर्ट करते थे इसको। तो बिगिनिंग विद द कंसोलिडेशन ऑफ पावर द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, पर फिर भी इंडिया का जो कॉटन एक्सपोर्ट था, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट था वो कम नहीं हुआ था। द कंपनी एम्प्लॉयड पेड वर्कर्स नोन एज गुमास्ताज, मतलब कंपनी कुछ लोगों को रखती थी अपने पास जिन्हें हम गुमास्ता बोलते थे, जो गुड को कलेक्ट करते थे, वीवर्स पर निगरानी करते थे वीवर्स की, और क्लॉथ की क्वालिटी को चेक करते थे। जब इन दोनों में आपस में झगड़े होने लगे तो फिर इनमें इन्हें निकाल दिया गया था कंपनी से। और जो वीवर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करता था उसे किसी और कंपनी के साथ या किसी और बॉय के साथ ट्रेड करने की अनुमति नहीं होती थी, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही ट्रेड कर सकता था। ये एट द एंड दे फॉर टू ईच अदर, मतलब गुमास्ताज एंड कंपनी बाद में एक दूसरे लड़ने लगे। तो विलेज मर्चेंट ने प्रोटेस्ट किया कंपनी के और उसके ऑफिसर्स के खिलाफ, और लूम्स बनाए उनके रिलेटिव के हाउस में और अदर सिटीज़ में, क्योंकि कंपनी तो उनको वहाँ पर फिर रहने नहीं देती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अराइवल ऑफ मैनचेस्टर इन इंडिया, मतलब जो बाहर की बनाई चीज़ें थी वे इंडिया में कैसे आई। तो 1772 में हेनरी पेटुलो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे उन्होंने कहा कि इंडियन क्लॉथ की डिमांड कभी कम नहीं होने की, पर ऐसा नहीं हुआ। बाद में आते आते इंडियन क्लॉथ की डिमांड बहुत कम हो गई थी। 18th सेंचुरी के लास्ट में इंडिया से लगभग कुछ एक्सपोर्ट नहीं होता था, सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि मशीन के जो क्लॉथ होते थे, मशीन के जो इम्पोर्टेड कॉटन प्रोडक्ट्स होते थे वे लो कॉस्ट के होते थे, चीप होते थे। तो वीवर्स उनके साथ compete नहीं कर सकते थे, क्योंकि वीवर्स को मेहनत ज़्यादा लगती थी और वे एक्सपेंसिव होते थे, उनके बनाए हुए जो क्लॉथ थे वे एक्सपेंसिव होते थे। तो अमेरिकन सिविल वॉर जब स्टार्ट हुई तो इंडिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में रॉ कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा था। इंडियन इंडस्ट्रीज कुड नॉट गेट इट, मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज को मिलता नहीं था। और बाहर अमेरिका सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जब अमेरिकन सिविल वॉर के स्टार्ट होने के बाद इंडिया से बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉटन एक्सपोर्ट होने लगा। नेक्स्ट हमारा फैक्ट्रीज कम अप। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। इंडिया के अंदर मॉडर्न फैक्ट्रीज का डेवलपमेंट है वो 19th सेंचुरी से शुरू होता है। फर्स्ट टेक्सटाइल मीट बॉम्बे में सेट किया गया था 1854 में इंडियन मर्चेंट कवासजी नानाभाई दावाड़ के द्वारा। एंड उसी टाइम पे फर्स्ट कंट्री की फर्स्ट जूट मिल भी सेट की गई बंगाल में इन 1855 में। तो एल्गिन मिल भी स्टार्ट किया गया था तभी कानपुर में 1860 में। इसके बाद टेक्सटाइल मिल अहमदाबाद में भी फंक्शन करने लगा था। 1874 में फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल भी मद्रास में शुरू किया गया था। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर, मारवाड़ी बिजनेसमैन सेठ हुकुमचंद who set up the country first jute mill in Kolkata in 1970 also did business in China, मतलब मारवाड़ के जो बिजनेसमैन थे हुकुमचंद उन्होंने कंट्री का फर्स्ट जूट मिल कलकत्ता में सेट किया 1970 में, और वे चाइना में बिजनेस करते थे। तो आपको ये डेट याद करनी पड़ेगी सारी, क्योंकि अक्सर इनसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं।
यूरोपियन businessmen had their own commercial confederation in which Indian businessmen were not included। मतलब यूरोप के जो बिजनेसमैन थे उनके अपना एक कमर्शियल नेटवर्क था जिसमें इंडिया को इंक्लूड नहीं किया जाता था। मार्केट फॉर गुड मतलब गुड्स की मार्केटिंग कैसे करते थे, गुड्स का प्रचार कैसे करते थे उस टाइम पे लोग, तो एडवर्टाइजमेंट होते थे, जैसे आप देखते हो कि टीवी में और मोबाइल्स में आजकल ऐड आते हैं, तो उसी टाइम पर एडवर्टाइज करते थे लोग। लेबलिंग करते थे मतलब पोस्टर लगाते थे जगह जगह दीवारों पर, कैलेंडर्स के नीचे लगा देते थे किसी भी गुड्स के बारे में मतलब छापते थे। तो गोड्स एंड गोडेस के नाम से भी उनको किया जाता था और इम्पोर्टेंट पर्सन्स के नाम से भी उनका प्रचार किया जाता था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स थे, जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स थे, उनके द्वारा एडवर्टाइजमेंट किए जाते थे गुड्स के। तो यहाँ पर एक टर्म आया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो ये होता क्या है, मतलब जब फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, मशीन्स ये सब एकदम से बूस्ट अप हो गई थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी, तो उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस टाइम में हर चीज़ का प्रोडक्शन लगभग डबल हो गया था, और डबल ही नहीं डबल से भी ज़्यादा हो गया था। तो आप ये मैप है, आप देख सकते हो इसमें जो ये पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से कॉटन का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था इंडिया से उस टाइम पर। तो अक्सर मैप में भी ये चीज़ पूछ ली जाती है, तो आप मैप को भी देख कर चलिएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है फिनिश, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।